Hello. Today class is about subarachnoid hemorrhage. Intercerebral hemorrhage, epidural hemorrhage, subdural hemorrhage. आज एक केस हुआ था, वो थोड़ा दिखाएंगे, उसके बाद MRI भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये पेशेंट ओल्ड पेशेंट है। इसका तुम देखोगे तो ये जो एरिया है ये टोटली हाइपोडेंस है। ये पेशेंट का इन्फेक्ट हुआ है। ये जो एरिया है टोटली जो ये डार्क एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा टोटली इन्फेक्ट हुआ है। ऐसा लार्ज इन्फेक्ट कोई आर्टरी ब्लॉकेज होने से होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होने से ये एरिया में ऐसा इन्फेक्ट होता है। और इसका जो ये हेमोरेज है, ये जो हेमोरेज है ऐसे होने से यहाँ में ये जो स्पेस है ये सबएराक्नोइड स्पेस बोलता है, तो ये सबएराक्नोइड हेमोरेज है। उसके बाद उनको ये भी दिखाई देगा, ये कंट्यूजन है। कंट्यूजन मतलब ब्लीड जहाँ में चारों तरफ से शार्प होके ब्लीड होता है, इसको कंट्यूजन बोल रहा है। और ये टोटली जो लेफ्ट साइड का ये एरिया है ये इन्फेक्ट है। नॉर्मली ये जो है ये लेकिन इन्फेक्ट नहीं है, ये तो एज रिलेटेड चेंजेस है। ये जो है ये टोटली हिस्सा इन्फेक्ट है। ये सब ये मतलब ओल्ड है, इसीलिए इतना हाइपो होके आया है। नॉर्मली वन डे होने से इतना नहीं आता है। एक दिन के बाद पेशेंट का लेफ्ट साइड वीकनेस स्टार्ट हो गया, एक दिन के बाद पेशेंट को स्लरिंग स्पीच हो गया। ऐसा होने से तुमको ये जो इन्फेक्ट है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये 3-4 दिन हो गया है तो ये अच्छे से दिखाई दिया है। मतलब 3-4 दिन ये हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं गया है, तो इसीलिए यहाँ में इडिमा हो गया है। और इसीलिए ये ब्रेन सेल से हाइपो दिखा रहा है डेंस में। इसको सर्जिकल में देखोगे तो ये वाला देखो, राइट साइड का पूरा जो एरिया है टोटली इन्फेक्ट हो गया है। ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर समथिंग ऐसा कुछ हिस्ट्री होने से ये होने का चांस है। और सिटी ब्रेन देखिए बोलते हैं NCC। ये तो हो गया ब्रेन। उसके बाद MRI थोड़ा आज डिस्कस करते हैं। MRI का प्लानिंग मतलब MRI का प्लानिंग ये T2, ये दोनों T2 इमेज है। यहाँ में देखने से ये जो फ्लूइड है, ये जो CSF है ये ब्राइट आया है तो ये T2 है। यहाँ में देखोगे ये वेंट्रिकल में CSF है, ये ब्राइट आया है तो ये T2 है, ठीक है। और ये मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आज प्लानिंग कैसे करता है। ये देखो, ये जो कॉर्पस कॉलम है इसका पैरेलली ऐसे स्कैन लेना चाहिए, पैरेलली जब भी प्लानिंग करोगे, बाकी कुछ नहीं देखना है। ये जो हटा दो ये जो 2 पॉइंट है, ये ब्रेन का सर्जिकल तुम निकालो। और ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट का पैरेलल होने से ब्रेन का प्लानिंग ठीक है। और ये पेशेंट का कॉर्नल में भी देखना पड़ता है। कॉर्नल में ओनली परपेंडिकुलर होने से हो जाएगा और बीच में होना चाहिए।
जब भी जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बीच में रहना चाहिए, तुम जो भी स्कैन करोगे। और इसका एंड है यहाँ में जहाँ से ये एटलास जहाँ तक है वहाँ तक लेना चाहिए, और यहाँ में जहाँ तक सेरिब्रम है वहाँ तक लेना चाहिए। बोन वाला हिस्सा नहीं लेने से भी होगा, यदि तुमको पहले डाउट हो तो ले सकते हो, कुछ नहीं है। ज़्यादा लेने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना तक आना ज़रूरी है। इतना आने से भी होगा इतना तक आना ज़रूरी है, क्योंकि प्लेन में वो टोपोग्राम में हम लोग प्लानिंग करते हैं तो इतना डिटेल में नहीं पता चलेगा। तो लगभग इतना तक स्कैन लेने से जो भी पेशेंट हो अच्छे से आ जाएगा। यहाँ से यहाँ ये एक्सिल का प्लानिंग है। पहले जब ओल्ड एमआरआई जहाँ में है वहाँ में तुम डिफ्यूजन का अलग से ओनली सेरिब्रम का ऐसे एक्सिल लेना पड़ेगा, तब ऐसे नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो पुराना मशीन में जो डिफ्यूजन है उसमें जो एयर सेल है, एयर सेल से आर्टिफैक्ट आके जो ये वाला हिस्सा है वो ओल्ड मशीन में करोगे तो ये वाला हिस्सा में इससे आर्टिफैक्ट आके ये वाला नहीं दिखाई देगा, ब्लैक हो जाएगा। तो अभी नया मशीन में तो ये प्रॉब्लम नहीं है। और कहाँ में ऐसे ही करता है कभी कभी देखा जाए तो, क्योंकि जो डॉक्टर है वो ऐसा ही चाहता है। मेन ये कॉर्पस कॉलम का पैरेलल होने से, इसका पैरेलल होने से हो जाएगा। और इसको तुम कॉर्नेल में देखोगे तो कॉर्नेल में ओनली ये मिडिल लाइन का और ऐसे एक लाइन खींच के इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेशेंट का प्रॉब्लम के हिसाब से कभी कोई डिफरेंट डायरेक्शन में रहता है, तो ये देखना ज़रूरी है। उसके बाद आ गया सीक्वेंस पे। ये कीटो में नॉर्मली तुमको एनाटॉमी दिखाई देगा, और कोई प्रॉब्लम होने से यहाँ में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। ये देखो, ये जो एरिया है ये ओल्ड इन्फेक्ट है, इसीलिए यहाँ में थोड़ा फ्लूइड है, इसीलिए थोड़ा ब्राइट आ रहा है। फ्लेयर में देखोगे तो यहाँ में भी फ्लूइड है। ये नॉर्मल है, लेकिन पुराना स्ट्रोक हुआ था पेशेंट का, अब रिजॉल्व हो गया है, और यहाँ में एम्प्टी स्पेस है, इसलिए ओ नहीं, ये पेशेंट का प्रॉब्लम है। सॉरी डिवीजन भी देखना ज़रूरी है, तभी तुमको प्रॉपर आइडिया होगा। ये पेशेंट का ये इन्फेक्ट है। ये डिफ्यूजन देखने के लिए डिफ्यूजन के साथ एडीसी भी कंपेयर करना ज़रूरी है। ये जो हाइपोडेंस एरिया दिखाई दे रहा है डिफ्यूजन में, ये एडीसी में ब्लैक दिखाई दिया तो ये इन्फेक्ट है, लेकिन एडीसी में ये ब्लैक है, फिर भी साइड में थोड़ा इडिमा है, थोड़ा वाइटिश थोड़ा दिखाने से, लेकिन ये ट्यूमर के तरफ जाएगा, तो ये देखना ज़रूरी है। यहाँ में देखो तो ये मल्टीपल इन्फेक्ट है। ये जो है डिफिजन में ब्राइट है, एडीसी में ब्लैक है, इन्फेक्ट है। एडीसी में ब्लैक है, डिफिजन में ब्राइट है, इन्फेक्ट है। ये एडीसी में ब्लैक है, डिफिजन में ब्राइट है, ये इन्फेक्ट है।
पेशेंट को देखोगे तो इसका राइट साइड में मोस्ट ऑफ द एरिया में इन्फेक्ट है। ये देखोगे तो यहाँ में ये इन्फेक्ट है, यहाँ में ये इन्फेक्ट है। कभी कभी ये छोटा छोटा ऐसा भी मिलेगा, यहाँ में ये नहीं पता चल रहा है कि शायद ये नेक्स्ट स्कैन में आएगा। कभी कभी पेशेंट का ओनली ऐसा भी इन्फेक्ट रहता है, एक ही रहेगा, तब भी ऐसा दिखेगा। ये पेशेंट का तो चारों तरफ है, इसीलिए इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई वन साइडेड होने से कोई स्लरिंग ऑफ स्पीच या लिम्ब वीकनेस हो सकता है। और ये तुम फ्लेयर के साथ देखोगे तो जहाँ ये मतलब थोड़ा ओल्ड है, ओल्ड होने से एडिमा हो जाता है और ये फ्लूइड है, इसलिए फ्लेयर में दिखाई दे रहा है अच्छे से, ब्राइट है तो फ्लूइड है। फ्लेयर में CSF डार्क हो जाता है तो डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता है, और T2 का जो सिग्नल है वो फ्लेयर में थोड़ा शार्प रहता है। तो इसीलिए कहाँ में भी प्रॉब्लम हो फ्लेयर देखने से पता चल जाता है। डिफ्यूजन और फ्लेयर को ढूंढने के लिए तुम लोग CSF ब्लैक जहाँ में मिले T1 के अलावा वो फ्लेयर है। CSF देखो डार्क है, और ये फैट सप्रेस भी करता है। ये फैट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो भी ये फ्लेयर है। और ये है SAA तुमको ब्लीड देखने के लिए ये सीक्वेंस चाहिए, और ये मैंडेटरी है, क्योंकि कभी भी कोई भी पेशेंट का रेडियोलॉजिस्ट कुछ भी सस्पेक्ट कर सकता है, और वो देखने के लिए ये SAA बेसिक सीक्वेंस है। उसके बाद ये SAA के एक सीक्वेंस है, इसमें तुम स्टोन होने से ब्राइट दिखाई देगा, कुछ पेशेंट का तो नहीं है। उसके बाद ये जो है ये T1 है, क्योंकि ये इडिमा है और ये थोड़ा ओल्ड है, इसीलिए ये फ्लूइड जैसा रिएक्ट कर रहा है T1 में। सो ये डार्क आया है, ये हाइपो आया है, हाइपो। लेकिन इसका जो साइड का हिस्सा है वो T1 में रफली तुमको दिखाई देगा। यहाँ में जो इन्फेक्ट है ये जो आया है ये है, और T1 ये CSF डार्क होने से T1 है। CSF डार्क, और ये देखना होगा फैट, ये फैट ब्राइट है तो T1 है। T1 और फ्लेयर में CSF डार्क है, लेकिन T1 में फैट ब्राइट है, फ्लेयर में फैट हाइपो है, डार्क है। उसके हिसाब से तुमको ये सीक्वेंस याद रखना चाहिए। ये सब तो नॉर्मल सीक्वेंस है। कभी भी इन्फेक्ट हो तो पेशेंट का एंजियो लेना चाहिए, क्योंकि वो एटलीस्ट देखता है जिस भी एरिया में इन्फेक्ट है वहाँ में मतलब ब्लड सप्लाई है या नहीं है। MRI का मेन एडवांटेज यही है कि विदाउट कॉन्ट्रास्ट हम आर्टरीज देख सकते हैं। MRI का एडवांटेज ये है, और एक डिसएडवांटेज है MRI करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। MRI का डिसएडवांटेज टाइम है। ये जो आर्टरी है, आर्टरी को तुम लोग ब्रेन एंजियो में ड्रॉ करना होगा। मतलब हर मशीन में वो ऑटो जनरेट होता है, लेकिन ऑटो जनरेट होने से फेन भी आ जाता है, तो ये मैन्युअली ड्रॉ करना होगा। तो ये एंजियो का जो ये आर्टरी है, ये MRI में अच्छे से देखने से CT में तुम ड्रॉ करने में आसानी होगा। ये कहाँ से जा रहा है,
वो फॉलो करना ज़रूरी है। ये दोनों साइड का जो है ये कैरोटिड आर्टरी है, दोनों साइड का नहीं, सॉरी ये वर्टिब्रल के अंदर से जा रहा है तो ये वर्टिब्रल आर्टरी है, और ये जो ऊपर से जा रहा है नेक से इसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। ये दोनों वर्टिब्रल है और ये जो है ये कैरोटिड है। उसके बाद अंदर जाके ये राइट सेरिब्रल आर्टरी और ये लेफ्ट सेरिब्रल आर्टरी, और बाकी जो हिस्सा है वो तुम लोग 3D में मैं कभी एनजीओ दिखाने से वो डिस्क्राइब कर देगा। एमआरआई का एनजीओ ऐसे डायरेक्टली आ जाता है, यहाँ में तुमको देखना होगा कि कहाँ में ब्लॉकेज है, यानी ब्लॉकेज होने से यहाँ से मतलब यहाँ में ब्लॉकेज है तो ये हिस्सा नहीं आएगा, यहाँ से मतलब ये हिस्सा ब्लॉकेज है, यहाँ से ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। एमआरआई में ऐसे देख सकते हो। और इन्फार्क्ट होने से ये सीक्वेंस लेने से हो जाता है। नॉर्मली जो T2 है और ये डिफ्यूजन एडीसी एक साथ आ जाएगा, उसके बाद फ्लेयर, उसके बाद SWI, उसके बाद T1, उसके बाद ये कॉर्नल देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हिस्से में इन्फार्क्ट है उसका एरिया जानने के लिए कॉर्नल और सजेटल चाहिए। एक्सियल में तुम प्रॉपर आइडिया नहीं कर पाओगे कि इसका, एक्सियल में तुम एक ही डायमेंशन का 2 डायमेंशन का लेंथ पता कर पाओगे। ये हो गया तो एक्सियल में ये एक्सियल, और ये XY एक्सिस पता कर पाओगे, लेकिन Z एक्सिस जो ये Z एक्सिस है इसको नहीं पता कर पाओगे एक्सियल में, इसीलिए कॉर्नल सजेटल चाहिए होता है। एंजियो लेना चाहिए इन्फार्क्ट होने से या स्ट्रोक होने से भी। इसके बाद ये एक ब्रेन है, इसका सीजर प्रोटोकॉल है पेशेंट का। सीजर प्रोटोकॉल में भी नॉर्मल T2, ये डिफ्यूजन, के साथ एडीसी आएगा। ये पेशेंट का नॉर्मल ही है ब्रेन। इसके बाद आएगा फ्लेयर, इसके बाद आएगा T1। ये बेसिक सीक्वेंस है, ये सब में मैंडेटरी है। इसके बाद ये हो गया T2 सजेटल, और सजेटल का प्लानिंग मैं दिखाने जा रहा हूँ। सजेटल का प्लानिंग जस्ट 20 में लेके आना है, स्लाइस को 1 करना है। इसके बाद तुम सजेटल का प्लानिंग के लिए जो भी सीक्वेंस है, जितना भी मतलब है 25 या 23 या 20 ऐसा होगा स्लाइस नंबर, उसको 1 करना है। 1 करने के बाद ये जो 20 में से उसको पैरेलली करना है कॉर्नल पे भी और एक्सियल में भी। 3 व्यू कर देते हैं नहीं 3 व्यू। सजेटल इमेज चाहिए हमको, ब्रेन का T2 तो आ जाएगा तब हमको क्या करना है, एक स्लाइस एक करके ये 20 में से इसको एग्जैक्टली लेना है। उसके बाद जो ये वाला यहाँ से भी ये 20 में से लेके वो प्रॉपरली ये 20 में होने से दोनों से, और ये तिल नहीं होना चाहिए कोनो साइड से, ये भी थोड़ा भी तिल नहीं होना चाहिए। तिल होने से जो इमेज है वो एनाटॉमिकली डिफरेंट आएगा। ये तिल नहीं होना चाहिए। इसको 20 में से लेके उसके बाद जो
23 या 25 इमेज है वो साइज बढ़ा देना है। तब जो 20 में जो स्लाइस लिया, 20 में जो स्लाइस लेके उसके परपेंडिकुलरली वो सब ऐड हो जाएगा। ज़्यादा सही है तो तुम ज़्यादा ले लो, कम ज़्यादा नहीं चाहिए तो कम कर दो। और जो लास्ट वाला हिस्सा है वो ऐसे यहाँ तक लेने से हो जाएगा, यहाँ तक लास्ट वाला। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद इसको स्क्रॉल करके देखना है कि हमें कहाँ में काट गया है या कहाँ में बैंड है। तुम ये पॉइंट का और ये पॉइंट का पैरेलल करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो स्क्रॉल करने से पता चलेगा कि ये हिस्सा में जो सजाइल का इमेज है वो इधर चला गया और ऊपर आया तो यहाँ में जो भी फर्स्ट जो भी इमेज में प्लेन किया था वो हमें बीच में है, लेकिन तुम इधर तक आ गया तो ये सजाइल का प्लानिंग इधर चला गया और यहाँ में ये थोड़ा गड़बड़ था, ऐसा था, इसके लिए ऐसा होगा। तो ये प्लेन पूरा परपेंडिकुलर होना चाहिए बीच में से। कॉर्नेल का प्लानिंग के लिए कॉर्नेल का प्लानिंग के लिए तुमको ये कॉर्नेल का प्लानिंग के लिए भी सेम कर सकते हो। बीच में ये जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम का पैरेलल लेने से कॉर्नेल का हो जाता है और कॉर्नेल होने से यहाँ से भी बीच में से एक आइडिया करके बीच में से तुम सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद कॉर्नेल में जितना भी स्लाइस दोगे 25 प्लस माइनस वो ऐड कर दो। उसके बाद तुम यहाँ से यहाँ तक आने से हो जाएगा, यहाँ से तो चलिए आउट एक पूरा साइड तक नहीं चाहिए। यदि कोई साइड में लिसन नहीं है एक्सेल में तो तुमको पता चल जाएगा एनाटॉमिकली कुछ प्रॉब्लम है तो वो देखना होगा। स्लाइस बढ़ा के यहाँ से यहाँ तक लेने से हो जाएगा। यदि ब्रेन के बाहर में कोई लिसन है तब तुमको स्लाइस थोड़ा बढ़ा देना होगा, नहीं तो नहीं सही है। नॉर्मल जो तुम ऐसे दिख रहे हो, ऐसा नॉर्मल होने से ये सब नहीं करना है। कभी कभी पेशेंट के क्या होता है, ब्रेन का साइड में थोड़ा फूला हुआ होता है, तब सजाइल में भी हो, कॉर्नर में भी हो, एक्सियल में भी हो, वो लेना होगा। पेशेंट का हिस्ट्री है, स्वेलिंग है तो वो हिस्सा लेना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, ये बोन जो है, बोन को इन्फेक्शन की वजह से ये ख़राब करके यहाँ से कोई ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है और ये थोड़ा फूल जाता है। तो ऐसा कुछ होने से जो कॉर्नर लोगे वो भी साइड तक लेना होगा, जो एक्सियल लोगे वो भी साइड तक लेना होगा। यहाँ में हिस्सा है तो यहाँ तक लेने से नहीं होगा। यहाँ में स्वेलिंग है तो यहाँ तक लेने से नहीं होगा, तब ये सब कवर करना पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट वही है उस पेशेंट के लिए। और एमआरआई का मेन मुद्दा यही है, पेशेंट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो देख के ही तुमको प्लानिंग करना होगा। ये सीजर प्रोटोकॉल है। सीजर प्रोटोकॉल में एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस चाहिए होता है। कॉर्नेल में जाके ये जो हिपोकैम्पस है, हिपोकैम्पस का पैरेलल होना चाहिए। जो सीजर का सीक्वेंस है वो ऐसे आएगा और ये जो दे रहे हो यहाँ में कोई भी इडिमा हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम होने से वो देखने के लिए ये सजाइल सीजर सीक्वेंस में सीजर का एक फ्लेयर और T1 लेना चाहिए। ये पेशेंट को तुम ये जो हिस्सा है ये हिपोकैम्पस है और सीजर प्रोटोकॉल में ये हिपोकैम्पस का पैरेलल तुमको ऐसे एक लाइन सोचना होगा। उसके बाद में
ये लाइन का 90 डिग्री में ऐसे 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 स्लाइस प्लान करना है। समझ में आया? यहाँ में जो ये हिपोकैम्पस है उसका पैरेलल तुमको एक लाइन तुमको बना लेना होगा। हमारा सीमेंट्स में तो ये एक लाइन आ जाता है एक्जेली भी। तुम जब भी प्लान करोगे 2 XY एक्सिस आ जाता है। तुम ये जो Y एक्सिस है इसको तुम प्लान मतलब सोचना होगा यदि तुम्हारा मशीन में ऑफिसर्स नहीं है। यहाँ से ये हिपोकैम्पस को बीच में से एक लाइन सोच के उसके बाद इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री में स्कैन लेना है। ये 3 mm लेना चाहिए, 3 to 3.5। और ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस यहाँ से लेके यहाँ तक लेना चाहिए। ये कॉर्पस तुम याद रखो, ये कॉर्पस्कुलम जहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से सेरिबेलम जहाँ में ख़त्म हुआ है वहाँ तक लेना चाहिए। तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इतना नहीं चाहिए। नॉर्मली यही देखता है। ये दोनों डाक के जैसा जो स्ट्रक्चर आया है ऐसा, यहाँ में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी इडिमा होता है। इतना बड़ा एरिया नहीं है, ये बहुत छोटा एरिया है। ये डाक का नेक जैसा ये डाक का नेक जैसा जो स्ट्रक्चर है वो ही सही होता है। डाक का नेक जैसा जो स्ट्रक्चर है वो ही सही होता है। ये देखोगे तो ऐसे हो के ऐसे आया है कुछ, यहाँ से भी ऐसे हो के ऐसे। ये वाला हिस्से में इडिमा रहता है। सीजर हिस्ट्री रहने से ये वाला हिस्सा दिखना ज़रूरी है। और ये वाला हिस्सा यही से मतलब स्टार्ट होता है। तो इसको बीच में लेके दोनों साइड में जितना आता है वो लेने से हो जाता है। सीजर में तुम ऐसे तो T1 रहता है और T2 रहता है, लेकिन फ्लेयर लेने से वो T2 से ज़्यादा वो होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है फ्लेयर में। तो फ्लेयर लेने से रेजुलेटर्स को बहुत ही आसानी हो जाता है फ्लेयर में, क्योंकि ये जो CSF है वो हाइपो हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ में इडिमा हुआ तो अच्छे से दिखाई देता है। नहीं तो फ्लेयर में अब T2 में एक्सेल लेने से नहीं होता है, क्योंकि एक्सेल में वो जो एनाटमी है वो अलग ही आता है। तो कॉर्नर लेने से वो थोड़ा ऑब्लिक लेना चाहिए। इसीलिए ये देखो फ्लेयर में आया है, लेकिन यहाँ में जो फ्लूइड है इसकी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन है CSF है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं पता कर पाएगा डॉक्टर। इसीलिए आजकल ये फ्लेयर एडवाइस करता है सीजर में। रेजुलेटर्स का जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर से हम लोग को स्कैन लेना है। उसके बाद ये और एक ब्रेन है, इसका ये भी नॉर्मली है। इसको छोड़ देते हैं।
जब भी टाइम मिले जो सीक्वेंस है उसको स्क्रॉल करके देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम देखने से ही पता चलेगा। ये डिवीज़न है, डिवीज़न में तुमको कोई सा भी प्रॉब्लम हो इसमें देखने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये तो नॉर्मल ही है। बच्चा का देखोगे तो बच्चा में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो न्यू बोर्न होता है और उसका ब्रेन सेल इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, और वो देखने में डिफरेंट दिखता है। कभी भी बच्चा का स्कैन हुआ तो वो डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी यहाँ में थोड़ा कभी कभी ऐसे यहाँ में कभी कभी वो इडीमा रहता है, मतलब थोड़ा ब्राइट रहता है। ऐसा होने से वो पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट सही हो सकता है। बेबी ब्रेन में ज़्यादा टाइम देना होगा, ज़्यादा पेशेंट देखना होगा, तभी तुम लोगों को पता चल जाएगा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तुम लोग देखोगे तो ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन है वो अच्छे से धीरे धीरे डेवलप होता है, और उसमें प्रॉब्लम ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। ये T1 सीक्वेंस है, देखोगे यहाँ में भी डिटेल है, लेकिन जो भी एक चीज दिखा रहा है, ये जो T1 में ये है, ये फेशियल है, ये नॉर्मल है, ब्लड फेशियल है। ऐसा तुमको दिखाई देगा कभी कभी। यहाँ में बहुत सारा दिखाई दे रहा है, ये सब ब्लड फेशियल है। ये HWI है, ब्लीडिंग होने से HWI दिखता है। इसका भी सीजर प्रोटोकॉल है, इसका प्लानिंग थोड़ा दिखा देते हैं। ये वाला जो है, ये वाला T2 सीक्वेंस है। बच्चा का ये हिपोकैम्पस है, यहाँ में हिपोकैम्पस दिखाई देगा। ये जो है ये हिपोकैम्पस है, और इसका पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके इसका 90 डिग्री में स्कैन लेना चाहिए। ये हिपोकैम्पस का मतलब एक्सियल लेना चाहिए, तो ये थोड़ा ऑब्लिक हो जाता है रियलिटी में। इसको हिपोकैम्पस का एक्सियल स्कैन लेना चाहिए। यहाँ में देखोगे तो ये देखने के लिए वो स्कैन ऑब्लिक करके करता है, यही हिपोकैम्पस है। और बच्चा होने से वो T1 सर्जिकल लेना चाहिए। ये जो नीचे में जो सीक्वेंस है ये T1 सर्जिकल है। ये एक एडिशनल सीक्वेंस होता है, बच्चा में सही होगा, और बाकी तो नॉर्मल जो सीक्वेंस है वो लेना चाहिए ही चाहिए। एक बार ब्रीफली बता दे रहा हूँ, ये जो है ये T2 है, और ये ADC है, इसका डिवीज़न नहीं आया। ये फ्लेयर है,
ये नॉर्मल सीक्वेंस है। जो एक्स्ट्रा चाहिए होगा सीजर में ये है, ये सीक्वेंस एक्स्ट्रा लेना चाहिए। फिल्म देना भी पड़ेगा सीजर का। सीजर प्रोटोकॉल में एक एक्स्ट्रा फिल्म देना चाहिए, वो देखना चाहिए। ये वाला जो तुम बीच में लिया है ये वाला, वो तब ठीक होने से तुम फ्रंट से 2 इमेज काट दो और बैक से 2 इमेज काट दो, 20 करके फिल्म एक दे दो 5x4। 5x4 में फिल्म दे दो और पहले का 20 और पहले का 2 और लास्ट का 2 या 3 इमेज काट सकते हो। और ये वाला फिल्म थोड़ा जूम करके देना चाहिए, क्योंकि ये हिप्पोकैम्पस ही देखेगा तो बाकी तो नहीं चाहिए। इतना भी जूम करके दे सकते हो। मतलब तुम लोग यहाँ में देखोगे तो इतना जूम करके भी देख सकते हो, क्योंकि इसको ये ओनली हिप्पोकैम्पस ही देखना है। ये सीक्वेंस का मेन मोटिव, ये दोनों जो हिप्पोकैम्पस है यही देखना होता है। ये हमें जो तुम लोग देखोगे तो ऐसे याद रखना है। ये हमें ये दाग का नेक जैसा एक वो होता है, वैसे दाग का नेक जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको ढूंढना है। ये तो हो गया बेबी ब्रेन। उसके बाद ये भी नॉर्मली है। सब तुमको ये जो है ये भी डिफिजन का है, लेकिन इसका बी वैल्यू 50 है, तो इसीलिए ये कोई काम का नहीं है। लेकिन इसका बी वैल्यू 160 है। ब्रेन में डिवीजन का ये वाला डिवीजन में से प्रॉपर इंफॉर्मेशन कैरी करता है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट, ब्रेन कॉन्ट्रास्ट। एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट देने से जो भी कॉन्ट्रास्ट का बाद में जो भी सीक्वेंस लोगे वो T1FS होगा। T1FS में ही कॉन्ट्रास्ट जो है उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। तुम T2 ले लेने से, नॉर्मल T1 लेने से कॉन्ट्रास्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट देने के बाद हर कोई पेशेंट का T1FS ही लेना ज़रूरी है, जहाँ में भी तुम कॉन्ट्रास्ट करो। ये T1 है क्योंकि यहाँ में जो फ्लूइड है वो डार्क है, और FS है ब्रेन का बाहर में जो फैट है वो डार्क है, इसीलिए ये FS। और ये जो वेन है ये वेन ब्राइट है, मतलब तुमको कॉन्ट्रास्ट दिया है वो पेशेंट का बॉडी में आया है। और ये दिखने में थोड़ा ब्राइट दिखेगा कॉन्ट्रास्ट आने से। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट दे दिया लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट कैनुला में ही रह गया, या जो सेंट्रल लाइन है वहाँ में ही रह गया, तो जो इंफॉर्मेशन है वो पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्ट्रास्ट हुआ है या नहीं, ऐसा दिखाई देगा। ये वाला हिस्से में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नॉर्मल है इसीलिए नहीं है। लेकिन तुम यहाँ में देखोगे तो ये जो फेशियल है ये सब ब्राइट आया है, ये जो फेशियल है, तो ऐसा होने से तो ये नॉर्मल है। लेकिन कभी ऐसा नहीं आता है, ओनली यहाँ में जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ में ऐसा आता है। तो अब
तुमको फिर से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देना पड़ेगा यदि गलती हुआ ऐसा कुछ। तो कॉन्ट्रास्ट का अमाउंट कम होने से ऐसा दिखाई देता है। ये पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वहाँ में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक पेशेंट है, यहाँ में देखोगे तो ये जो हिस्सा है यहाँ में फ्लूइड है। ये कोई एज रिलेटेड भी हो सकता है, कोई इन्फेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन बोथ साइड में है तो ये एज रिलेटेड है या एज रिलेटेड होगा बोथ साइड में होने से, या न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है इसलिए पेशेंट का ऐसा कुछ है, तो ये नॉर्मल है। या पेशेंट का कोई इन्फेक्शन है शायद इसलिए इतना ज़्यादा है, नॉर्मल में उतना ही रहता है, लेकिन यहाँ में दोनों साइड में बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई इन्फेक्शन होने से ब्रेन में भी इफेक्ट होता है, उसका हिसाब से ऐसा कुछ सिम्टम्स डिफ्रेंशिएट दिखाई देगा। क्योंकि ब्लड चारों तरफ जाता है, तो कहाँ में भी प्रॉब्लम हो वो उसका निशानी तुमको दिखाई देगा। ये T1 में देखने से तुमको आइडिया होगा कि ये जो वाइट मैटर है ये फ्लूइड आ गया यहाँ में, इसीलिए ये वाइट मैटर डार्क है। हे प्रणय, ये T1 है, तुमको देखने से पता चला या नहीं चला? मेरा मैसेज कितना, मेरा वॉइस कितना लेट करके जा रहा है? प्रणय, आर यू हियर मी? ये सीक्वेंस का नाम क्या है बोलो तो? देखते हैं, मेरा मैसेज थोड़ा बाद में जाता है ये ऐप्स में। ये तो सीक्वेंसर नाम की, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सीक्वेंस? ये सीक्वेंसर नाम की यार, ये तो की है सजाइते लने कॉर्नर लने ऑब्लिक है। सजाइते लगते SA और कॉर्नल CO और ऑब्लिक OB और TRA। क्या है ये सीक्वेंस? क्लियर, तो मेरा गलती हो गई, यहाँ में भी लिखा है। ये सीक्वेंस, ये इमेज कौन सा प्लेन का है? सेस, कॉर्नल, ऑब्लिक और ट्रा ऑब्लिक कॉर्नल। सही आंसर, ये कॉर्नल है, क्योंकि जो भी एनाटॉमिकली दिखाई दे रहा है वो उसके हिसाब से बोल सकते हो कि ये कॉर्नल है, और ये देखने से ही पता चलेगा। तुम्हारा जो स्किल डेवलप हुआ है देखने के बाद, उसके ऊपर ही तुम बोल पाओगे ये कौन सा प्लेन का सीक्वेंस है, और एनाटॉमिकली देखने से
उसके बाद ये लास्ट में ये जो देखो देख रहे हो, ये ब्रेन में ये सब मतलब फ्लूइड कलेक्शन, इडिमा, इसको इडिमा बोलते हैं, फ्लूइड है चारों तरफ। यहाँ देखते हो हर 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 पॉइंट में है, ये हर पॉइंट में है। वैसा होने से हर कोई सीक्वेंस देखना चाहिए, सीक्वेंस बाद में लिखेंगे। ऐसा होने से ये जो फाइंडिंग है उसके हिसाब से इसको न्यूरोसिस्टोसाइटिस एनसीसी का पेशेंट आसाम में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ में गावरी ज़्यादा है। एनसीसी एक वो है, बैक्टीरिया है, उसके हिसाब से वो ऐसा वो इन्फेक्टेड होने से ऐसा होता है ब्रेन में इडिमा। इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होने से पेशेंट का इन्फेक्शन ब्रेन में भी जाता है, ब्रेन में जो टीबी होता है वो ऐसा दिखता है। इसके बाद कोई दूसरा इन्फेक्शन बैक्टीरियल हेपेटाइटिस ऐसा होने से भी ऐसा दिखाई देगा। इसका प्रॉपर जो रिपोर्ट है वो मैंने नहीं देखा, तो अभी नहीं बोल पा रहा हूँ ये क्या है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है बोलने के लिए ये कौन सा इन्फेक्शन है। इसका पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट, पेशेंट का हिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद कोलैबोरेट करके जो निकलेगा CSF स्टडी, ये सब रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करके वो बोल पाएगा कि ये कौन सा तरह का इन्फेक्शन है। मेटास्टेटिक, कोई कैंसर रिलेटेड हिस्ट्री है तो मेटास्टेटिक बोल सकते हो। और इन्फ्लामेटरी कुछ डिजीज होने से वो तुम बोल सकते हो। उसके ऊपर रेडियोलॉजिस्ट बोलेगा तुमको खाली केस करना है, खाली ये जानना है, क्योंकि ऐसा कभी कभी तुमको टाइम आएगा कि कोई डॉक्टर पूछ लेगा तो डॉक्टर पूछने से तुमको थोड़ा कुछ तो बोलना पड़ेगा एज ए टेक्नीशियन, तुम क्या सस्पेक्ट कर रहे हो। ये देखो चारों तरफ ब्रेन में इडिमा है। एक टिटू इमेज है, या में तुम अच्छे से देखोगे तो इसका ब्रेन का पूरा जहाँ में भी मतलब स्पेस है इडिमा होके ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है कि चारों तरफ में इडिमा हो गया है। इसके अभी हर एक सीक्वेंस दिखाता है। एडीसी में देखो, एडीसी में जो फ्लूइड रहने से एडीसी में ऐसे दिखाई देगा, फ्लूइड ब्रेन में फ्लूइड है मतलब इडिमा है तो ऐसा दिखाई देगा। और इन्फेक्टेड होने से ऐसा देखने का चांस ज़्यादा रहता है। कहाँ में एक इन्फेक्ट है, हाइपोडेंस एरिया है ऐसा, उसके बाद में ये इडिमा ऐसे फैला हुआ है तो ये ट्यूमर कहलाएगा। प्लेयर में देखो, प्लेयर में टिटू से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, क्योंकि जो CSF है वो यहाँ में नहीं दिखाई दे रहा है। ओनली जो इडिमा इन्फेक्शन के वजह से जो इडिमा है वही दिखाई दे रहा है। तुम देखोगे तो ये चारों तरफ है पेशेंट का।
ये लार्जली इन्फेक्टेड हो गया है। ऐसा कोई मतलब हिस्सा नहीं है, कोई एक पॉइंट में कोई इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं है। इसके बाद ये है SWI में तुमको देखो, ये जो ब्रेन का एरिया है वहाँ के अंदर कहाँ में ब्लैक डॉट है तो ये ब्लीड है। यहाँ में कहाँ में भी ब्लैक डॉट नहीं है, SWI के हिसाब से ब्लीडिंग नहीं है। और ये NCC नहीं है क्योंकि यहाँ में कैल्सिफिकेशन नहीं है। NCC होने से न्यूरोसिस्टोसाइटिस, तो जहाँ में भी इडिमा है उसके साइड में कैल्सिफिकेशन रहता है, यहाँ में नहीं है। T1 में देखोगे तो एवरीथिंग इज फ्लूइड, तो सब डार्क डार्क दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो ये कॉर्नल है, वो कॉर्नल में देखोगे तो इतना ज़्यादा अफेक्टेड है कि देख के ही डर लग जाता है। ये देखो पूरा ब्रेन स्टेम पूरा कवर करके बैठा हुआ है। कॉर्नर में सर्कल में देखोगे तो ये पूरा जो हिस्सा है, उसके बाद ब्रेन तो इन्फेक्टेड है ही, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ में भी एडिमा हो गया है। ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस फेनोग्राम के लिए किया जाता है। MRI फेनोग्राम करने के लिए साइकिल में प्लान करना होगा, और ये जो ब्रेन का बोन है वो बोन से स्टार्ट करके यहाँ तक लेना है। यहाँ से एक साइन आ जाता है, वो भी देखना है, मतलब फेंक जाता है, वो भी देखना है। और ये वाला लास्ट पॉइंट काट लिया तो ये जो फेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से टोटली बोन का साइड से स्टार्ट होता है। तो ये प्लानिंग में तुम गड़बड़ कर दिया तो टोटली ये 7 मिनट का सीक्वेंस होता है, टोटली ख़राब हो जाएगा। तो इसको पूरा बोन जहाँ से ख़त्म हुआ है वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेना चाहिए, जो फेनोग्राम है। एक 3D सीक्वेंस है, देखने में तो ऐसे आएगा, उसके बाद रिकॉन होने के बाद ये अच्छे से आएगा। ये जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट से नीचे आ जाता है ऐसे। इसको देखने में ऐसे दिखाई देगा। ये घूमना चाहिए था, नहीं घूम रहा है। इसके बाद देखो कॉन्ट्रास्ट देने से जहाँ में भी इन्फेक्शन है वैसे आया है। ये वाला हिस्से में इन्फेक्शन, ये वाला हिस्से में इन्फेक्शन है, इसीलिए ऐसे आ रहा है। ये वाला हिस्से में कॉन्ट्रास्ट एनहेंस हुआ है, इसीलिए ब्राइट आया है। और ये T1 FS सीक्वेंस है, यहाँ में तुम
CSF देखोगे तो डार्क है, और जो फेड है वो भी डार्क है। और ये पेशेंट को स्पेक्ट्रो लेना चाहिए या नहीं चाहिए वो तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, इसीलिए जहाँ में एक अच्छा सा विजन है ऐसा एरिया में एक स्पेक्ट्रो ले लेना चाहिए। स्पेक्ट्रो का प्लानिंग जो है वो बाद में मैं वीडियो करके ला के दिखाऊँगा। आज के लिए इतना ही। ये कल एक बार फिर से ये पेशेंट को क्या हुआ है रिपोर्ट देख के अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन बना के तुम लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा केस कभी कभार ही होता है और इसका इंफॉर्मेशन जानना जरूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। गुड नाइट। कोई भी क्वेश्चन होने से कमेंट में दे दो, मैं प्रिपरेशन करूँगा कोई भी प्रॉब्लम होने से। कोई भी क्वेश्चन होने से बाद में कुछ रह गया या तुम लोगों का कोई भी केस देख रहे हो उसके बाद उसके ऊपर कोई डिस्कशन चाहिए, क्या है कैसे हुआ है, वो मुझे कमेंट में मैसेज कर दो। मैं वो प्रिपरेशन करके ऐसा कुछ केस ढूंढ के ला के डिस्क्राइब कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। एक और एनजीओ लाया था लेकिन वो बाद में दिखाएगा।